फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप लोग का। आज का जो हम लोग का नया टॉपिक है वो है जेनेटिक्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का पहला जो प्रश्न है, मेंडल के प्रयोगों के लिए कुत्तों की तुलना में मटर के पौधे क्यों अधिक उपयुक्त थे। तो ये हम लोग का पहला प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोगों के लिए कुत्तों की तुलना में मटर के पौधे क्यों अधिक उपयुक्त थे। तो इसका हम लोग का पहला आंसर जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा कि मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है। अब वो क्यों होता है उसके भी दशा जान ले। उसमें जो करोला होता है वो करोला हमेशा जो है वैक्जिलम टाइप का एस्टिवेशन उसमें पाया जाता है, इसीलिए उसमें सदैव जो है स्वपरागण की प्रक्रिया हो सकती है। आर्टिफिशियली हम उसमें पर परागण करा सकते। तो इसलिए हम लोग का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो राइट आंसर होगा पहले का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन से पारिभाषिक शब्द का उपयोग आनुवांशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों या इन रूपों के कारकों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो तुलनात्मक रूप से लक्षणों को किया जाता है जीन्स या जीन्स के लिए उन लक्षणों का प्रयोग किया जाता है परिभाषित शब्द का, उसका नाम होता है एलील्स। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर जो दूसरे का डी ऑप्शन अर्थात एलील यहाँ पर राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी आनुवांशिक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन मिल जाते हैं तो इनमें से एक ही लक्षण का विकास होता है, दूसरे का नहीं। इसे कौन सा नियम कहते हैं। तो इस कंडीशन में इस प्रबलता का नियम पढ़े होंगे कि जब प्रबल व अप्रबल कारक एक साथ उपस्थित होते हैं तो केवल प्रबल लक्षण ही जो है अपने आप को प्रकट करते हैं, अर्थात यहाँ पर भी जो प्रबलता का नियम लागू होगा। तो तीसरे का ए आंसर राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, आर आर यानी लाल का आर आर सफेद से प्रसंकरण किया गया, सारे संतति पौधों में गुलाबी रंग के फूल खिले, इससे सिद्ध हुआ कि आर जीन होती है। देखिए ये जो थ्योरी थी ये गुलाबास यानी मिराबिलिस जलापा नामक पौधे पर कार्ल कोरेंस ने किया था अपना प्रयोग। तो इसमें इसका जो जीन होता है उसके अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें तो इसमें अपूर्ण प्रबल यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर चौथे का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर के पौधों का चयन मेंडल का सौभाग्य था, क्योंकि जो उन्होंने मटर के जो पौधे का चयन किए थे उसमें कुल जो है 7 जोड़ी गुणसूत्र होते थे। तो यहाँ पर उनका सौभाग्य था क्योंकि मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और मेंडल द्वारा चुने गए 7 आनुवांशिक लक्षणों के जीन संभवतः अलग अलग गुणसूत्र जोड़ियों पर स्थित थे। ये यहाँ पर राइट आंसर पांचवे का डी ऑप्शन राइट आंसर हमारा होगा। छठा क्वेश्चन, संकर पौधों से बने संतति पौधे अब क्या कहलाते, तो इसकी बात करें तो ये जो होते हैं जो संकर पौधों से बने संतत पौधे होते हैं वो पृथक होकर के बनते, अर्थात यहाँ पर इसके प्रार्थक्य होते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर छठे का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है, वंशागत की इकाई। वंशागत की इकाई क्या है। तो वंशागत की इकाई जो होती है हमेशा याद रखिएगा, जीन जो होती है उसे हम वंशागत की इकाई कहते हैं। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन ने किया था। सातवें का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबे तने तथा गोल बीजों वाले शुद्ध नस्ली मटर के पौधों का प्रसंकरण एक नाटे तने तथा झुर्रीदार बीजों वाले शुद्ध नस्ली पौधे से किया गया। F1 पौधे सब लंबे तने वाले थे, इससे सिद्ध हुआ कि, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो लंबा तना का लक्षण था वे नाटे तने के लिए प्रबल होगा, अर्थात हमारा राइट आंसर यहां पर होगा आठवें का बी राइट आंसर, लंबे तने का लक्षण नाटे तने के लक्षण के लिए प्रबल होता है। नौवां प्रश्न कह रहा है कि F1 पौधे का प्रबल जनकीय पौधे से बैक क्रॉस अर्थात विपरीत संकरण किया गया तो बराबर संख्या में 4 प्रकार के संतति पौधे उत्पन्न हुए, अतः सिद्ध हुआ कि F1 पौधों ने यहाँ पर क्या कि बराबर संख्या के 4 प्रकार के युग्मक बनाए होंगे, तभी इस प्रकार से यहाँ पर समान प्रकार के संतति उत्पन्न होंगे, अर्थात हमारा राइट आंसर 9 का ए होगा राइट आंसर।
10वां प्रश्न कह रहा है कि एक लंबे तने वाले और एक नाटे तने वाले शुद्ध नस्ली पौधे के बीच प्रसंकरण को कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि एक ही लक्षण का चिन्ह हो रहा है, अतः यहाँ एक गुण प्रसंकरण कहलाएगा। 10वीं का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन करा कि यदि एक लंबे तने और एक नाटे तने वाले शुद्ध नस्ली पौधों में प्रसंकरण के फलस्वरूप सब लंबे तने वाले F1 पौधे उत्पन्न होते हैं, तो सिद्ध होता है कि लंबे तने का लक्षण कैसा होगा? प्रबल होगा, निश्चित रूप से प्रबल होगा। अर्थात हमारा राइट आंसर 11वें का डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रबल होगा। 12वां प्रश्न कह रहा है कि एक लंबे तने और एक नाटे तने वाले शुद्ध नस्ली पौधों के बीच प्रसंकरण से उत्पन्न F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण के फलस्वरूप 787 बीज लंबे तने वाले और 277 बीज नाटे तने वाले F2 पौधों के बने। F1 पीढ़ी के पौधों में, तो F1 पीढ़ी के पौधों में जो है किस प्रकार के लक्षण थे? तो वो F1 पीढ़ी के पौधों में विषम युग्मजी यहाँ पर उत्पन्न होंगे, अर्थात 12वें का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न कह रहा है, 13वें प्रश्न की बात करते हैं। एक लंबे तने वाले विषम युग्मजी पौधे और एक नाटे तने वाले समयुग्मजी पौधों के बीच परागण हो तो नाटे तने वाले संतति पौधों की प्रतिशत संख्या होगी, कितनी होगी? तो वो वहां पर हमेशा 50% का ही रेशियो प्राप्त होगा, अर्थात 13वें का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न देखते हैं, कहता है कि आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं। तो आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह कहते हैं जीनोटाइप, उसको जो है कहा जाता है। तो 14वें का भी राइट आंसर सी होगा। 15वां क्वेश्चन, संतान को पिता के कितने जीन प्राप्त होते हैं? संतान को पिता के 50% जीन प्राप्त होते, राइट आंसर 15वें का बी होगा। 16वां क्वेश्चन, मानव में असंसेचित अंडाणु भी होते हैं, तो उसमें क्या होगा? अगर वो नॉन फर्टाइल होंगे है तो इसका मतलब उसमें एक ही एक्स गुणसूत्र होगा, अर्थात हमारा राइट आंसर 16वें का सी होगा, एक एक्स गुणसूत्र। 17वां, ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम जो होते हैं उसमें एक लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र नहीं होता है। तो ये लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र हो सकता है, तो उस पर केवल लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। तो 17वें का जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि पारिभाषिक शब्द के रूप में जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले वैज्ञानिक, तो अभी हमने जस्ट इसके पहले बताया था जॉनसन ने जो है इस शब्द का प्रयोग किए थे। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर 18वें का बी राइट आंसर होगा। 19 प्रश्न कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुक्रम से संबंधित जीवों की समानताओं एवं असमानताओं का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा, उसको हम कहेंगे आनुवांशिकी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर। तो 19वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम अपने प्रयोगों के फलस्वरूप आनुवांशिकी के नियम प्रस्तुत किए, तो जिसका हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो 20वें का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु या अंडाणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, उसमें ऑटोसोम की संख्या जो होती है, अगर मनुष्य की बात कर रहे हैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर उसके हैप्लॉइड की बात करें 23 गुणसूत्र, जिसमें से एक गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम, 22 गुणसूत्र जो होता है वो होता है वहां पर ऑटोसोम, यानी वहां पर 11 जोड़ी या 22 होता है। तो जो है 21वें का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन करा कि अपूर्ण प्रभाविता के कारण नीले वर्णशंकर और सफेद जो है एंडालुसियन मुर्गों में प्रसंकरण के फलस्वरूप पैदा होंगे। तो यहाँ पर जो आएगा वो 50% नीले होंगे और 50% सफेद मुर्गे होंगे, अर्थात 22वें का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मनज अर्थात जाइगोट में गुणसूत्र होते हैं। युग्मनज और जाइगोट में गुणसूत्र की बात सके तो हमेशा ये डिप्लॉयड कंडीशन में ही पाया जाता है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 24 क्वेश्चन कर कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या बात करें तो यहाँ पर 46 होता है। 25 क्वेश्चन
इनमें से कौन सा जीनोटाइप विषम युग्मजी है? अब देखिए हेट्रोजाइगस की बात कर रहा है, इसका मतलब कैपिटल होगा और एक स्मॉल लेटर्स होगा, यानी हमारा यहाँ पर 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा। 26 क्वेश्चन, यदि किसी कोशिका में गुणसूत्रों की एक गुण संख्या 12 है तो मोनोसोमिक संख्या होगी। तो इस कंडीशन में अगर उसकी मोनोसोमिक संख्या की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसका डबल करके एक गुणसूत्र को कम कर देंगे तो 12 दूनी 24 और इसमें से एक माइनस कर देंगे, अर्थात हमारा राइट आंसर 23 होगा। तो 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 23। 27 क्वेश्चन कर रहा है कि दो समजात जीन किस जीनोटाइप में बिल्कुल समान होते हैं? तो इस कंडीशन में होमोजाइगस कंडीशन में जो है वो बिल्कुल समान होंगे था। 27वें का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 28 क्वेश्चन, द्विगुण प्रसंकरण में F2 पीढ़ी में दृश्य रूप अनुपात होता है। यहां पर कह रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो डाई हाइब्रिड में F2 जनरेशन हमेशा 9:3:3:1 ऑप्शन आता है, यानी 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 29, एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? तो एलील्स का पृथक्करण हमेशा जो है जब उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है तब होता है, अर्थात अर्धसूत्रण में होता है। तो 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इनमें से 30वां क्वेश्चन, इनमें से किस अनुपात में स्वतंत्र अभिवहन के नियम को सिद्ध कर सकते हैं? तो अभी वही हमने जस्ट पहले बताया 9:3:3:1 होगा, यानी हमारा 30वें का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी जीन रूप अर्थात जीनोटाइप के संकर का प्रसंकरण स्मॉल टी के सदस्य से करें तो संततियों में दृश्य रूप अनुपात होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमेशा जो रेशियो प्राप्त होगा 1:1:2 का ही प्राप्त होगा, अर्थात हमारा राइट आंसर यहाँ पर 31वें का बी होगा, 1:1:1:1 ही होगा। 32वां क्वेश्चन कर रहा है एक गुण प्रसंकरण में F2 पीढ़ी के पौधों में जीन रूपों का अनुपात। यहाँ पर जीन रूपों के अनुपात की बात कर रहा है तो ये हमारा यहाँ पर 1:2:1 होगा, चूंकि जीनोटाइप की बात कर। अगर यहाँ पर फिनोटाइप का था तो 3:1 होता, लेकिन यहाँ पर जीनोटाइप का रहा, अर्थात हमारा राइट आंसर यहाँ पर 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 33 क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रसंकरण प्रयोग किस पर किए? तो मेंडल ने अपने प्रसंकरण जो प्रयोग है वो जो है उद्यान मटर पर किए थे। तो 33वें का बी ऑप्शन राइट। 34वां क्वेश्चन, मनुष्य में नीली आंखों बात करें, मनुष्य में नीली आंखें सुप्त एवं भूरी आंखें प्रबल लक्षण होते हैं। यदि माता नीली आंखों वाली और पिता भूरी आंखों वाले तथा पिता की माता यानी दादी भी नीली आंखों वाली हो तो संतानें कैसी होनी चाहिए? बहुत सी क्वेश्चन घुमा के पूछा, लेकिन हमारा राइट आंसर यहाँ होगा एक नीली व एक भूरी आंखों वाले होंगे, अर्थात हमारे 34वें का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवांशिकी का नियंत्रण करता है? तो बहुगुण एलीलवाद जो हमारा रुधिर वर्ग होता है एबीओ रुधिर वर्ग ए बी ओ और ए बी, तो इस तरह से एबीओ यानी रुधिर वर्ग का जो है नियंत्रण करता है। तो 35वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 36 क्वेश्चन, जो एक एलील अपने साथी एलील की उपस्थिति के कारण अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर सकता कहलाता है, तो उसको हम कहेंगे सुप्त या अप्रबल जीन कहेंगे। तो हमारा राइट आंसर 36 का ए होगा। 37वां क्वेश्चन कर, अंडाशय से मुक्त हो समय मानव अंडे में होता है या होते हैं? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा एक एक्स गुणसूत्र यहाँ पर होता है। तो राइट आंसर हमारा 37वें का सी होगा। 38 क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक एलील का लक्षण विकास जब एक एलील के लक्षण का विकास दूसरे एलील की उपस्थिति के कारण नहीं होता तो इसे कहते हैं, तो इसे हम जो है अप्रबल या सुप्त जीन के नाम से या अप्रबल या सुप्त लक्षण के नाम से जानते हैं। तो 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 39वां क्वेश्चन अगर कौन सा जीन रूप द्विगुण संकर का होता है? चूंकि द्विगुण संकर की बात कर रहा है, डाई हाइब्रिड की बात कर रहा था, हमारा यहाँ पर एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, अर्थात 39 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं 40वें क्वेश्चन, एक
गोल बीज वाले पौधे का प्रसंकरण झुर्रीदार बीजों वाले पौधों से किया गया। यदि गोल बीज तथा गोल बीज वाला पौधा विषम युग्मजी है तो इनमें से कौन सा परिणाम वास्तविकता के अनुरूप होगा? तो इस कंडीशन में याद रखिए 305 गोल व 301 झुर्रीदार बीज वाले पौधे यहाँ पर प्राप्त होंगे, अर्थात 40वें का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 41वां क्वेश्चन कहा है कि यह पता लगाने के लिए कि प्रबल दृश्य रूप समयुग्मजी अर्थात होमोजाइगस है या विषम युग्मजी अर्थात हेट्रोजाइगस, कौन सा प्रसंकरण प्रयोग करते हैं? तो इस कंडीशन में हम जो है बैक क्रॉस कराते हैं, उल्टा प्रसंकरण कराते हैं। तो 41 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 42वां क्वेश्चन करके अपने द्विगुण प्रसंकरण प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से बीज चुने? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने कौन से चुने? तो वहां पर उन्होंने जो है जो 42 का जो है गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे का उन्होंने चयन किया था। तो 42वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 43वां क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो पता है लिंकेज का नहीं किया, लिंकेज जो है वो सटन तथा बावेरी ने किया था। बाकी तीनों नियम इन्होंने दिए थे। तो 43वें का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने एक लाल फूलों वाले और एक सफेद फूलों वाले पौधों के बीच प्रसंकरण किया तो F1 पीढ़ी के, यानी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा कि सभी पौधों में लाल पुष्प खिले। ये यहां देखिए अपूर्ण प्रभाविता नहीं पूछा, मेंडल का प्रयोग पूछा ना कि कार्ल कोरिन्स का। तो हमारा 44वें जो है इसमें राइट आंसर होगा जो 44 है, इसका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी एवं स्मॉल स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच द्विगुण प्रसंकरण की F2 पीढ़ी में जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी तथा स्मॉल ए स्मॉल बी किस अनुपात में होंगे? तो यहाँ पर ये हमेशा जो अनुपात इसका प्राप्त होगा तो ये 1:2:2:1 के रेशियो में प्राप्त होंगे, अर्थात राइट आंसर 45 का सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। 46 क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाई हाइब्रिड यानी द्विगुण प्रसंकरण में 4 दृश्य रूपों 9:3:3:1 के अनुपात में किस कारण बनते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा प्रबलता एवं स्वतंत्र व्यूहन के सम्मिलित प्रसार प्रभाव के कारण होता है। तो यहाँ पर 46 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 47 क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब जनक शुद्ध नस्ली होता है। तो ये हमारा राइट आंसर 47 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 48 श्री कपूर एक ऑटोसोमल जीन जोड़ी के विषम युग्मजी हैं तथा एक्स गुणसूत्र के एक सुप्त जीन डी है। इनके शुक्राणुओं में से कितने में स्मॉल डी जीन्स होंगे? ऐसा क्वेश्चन है तो ध्यान रहे इसमें होगा 1/4 यानी 1/4 होगा, यानी हमारा राइट आंसर 48 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? तो मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में होता है, नहीं ऑस्ट्रिया यहाँ पर रहेगा हमारा राइट आंसर 49 का बी। फिर आता है मेंडल का स्वतंत्र व्यूहन का निष्कर्ष कैसे प्रसंकरण से सिद्ध हुआ? तो यहाँ पर हमारा जो है 50वें का है डाई हाइब्रिड से सिद्ध हुआ, यानी द्विगुण से सिद्ध होता है। तो ये हमारा 50 का बी। ये ध्यान रखिए प्रबलता का नियम और जो पृथक्करण का नियम है वो मोनो हाइब्रिड के द्वारा सिद्ध होता है, जबकि स्वतंत्र व्यूहन का नियम डाई हाइब्रिड के द्वारा सिद्ध होता है। 51 क्वेश्चन मेंडल का प्रबलता व प्रबलता का नियम किस प्रकार के प्रसंकरण के आधार पर बना? तो अभी जस्ट मैंने इसकी बात कर रहे थे, तो ये एक गुण संकरण पर बना था, अर्थात हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। बात करें तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा एक गुण संकरण, अर्थात 51 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं 52 का F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त की जा सकती है?
तो 92 का राइट आंसर यहाँ पर होगा F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो है 52 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी जीन रूप अर्थात जीनोटाइप के पौधों में स्वपरागण के फलस्वरूप बने पौधों में से प्रबल दृश्यरूप पौधों में विभिन्न जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर 1:2:2:4 का रेशियो प्राप्त होगा, यानी 53 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 54 क्वेश्चन कह रहा है पारिभाषिक शब्द के रूप में जेनेटिक्स का प्रयोग का प्रथम उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया। तो 40 यहाँ पर देखें 54 का जो है शब्द यानी जेनेटिक शब्द का जो प्रयोग है वो जो है बेटसन ने किया था। तो हमारा 54 का यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये बेटसन ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, ध्यान रहे मेंडल ने प्रयोग नहीं किया था। परीक्षण संक्रांति टेस्ट क्रास में क्या होता है परीक्षण टेस्ट क्रास में। तो परीक्षण F1 पौधे का संकरण प्रबल P से यानी पेरेंट से होता है। तो हमारे 55 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 56 क्वेश्चन कह रहा है कि एलीली जीन जो विषम युग्मजी अवस्था में भी अपना अपना पृथक प्रभाव रखते हैं कहलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा सह प्रभावी या सह प्रबल, यानी कि यहाँ पर को डोमिनेंस आएगा। हमारा 56 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 57 क्वेश्चन कह रहा है यदि मेंडल 7 आनुवांशिक लक्षणों की आनुवांशिकी का अध्ययन 14 गुणसूत्र के स्थान में 12 गुणसूत्र वाले पौधों में करते तो उनके द्वारा प्रस्तुत व्याख्या किस प्रकार भिन्न होती। तो उसके द्वारा प्रस्तुत जो व्याख्या है उन्हें अपूर्ण अप्रभाविता अर्थात सम्मिश्रण आनुवांशिकता का पता चल जाता। तो यहाँ पर 57 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका 58 क्वेश्चन इनमें से कौन सा लिंग संलग्न लक्षण है। तो इसमें लिंग संलग्न लक्षण की बात करें तो इसमें हीमोफीलिया जो दर्शा रहा है जिसको हम लाल हरा अंधापन के नाम से भी जानते हैं, वर्णांतता के नाम से जानते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया अलग है, ध्यान रहे, और वर्णांतता अलग है। वर्णांतता को हम लोग लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, या इसको हम लोग प्रोटॉन डिफेक्ट या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं, और हीमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर्स डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ये जो है लिंग संलग्न लक्षण है। तो 58 का यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 59 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उनके बच्चे होंगे। तो उनके बच्चों में वर्णांध पुत्र एवं वाहक पुत्रियां होती हैं। तो 59 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 60 क्वेश्चन मानव संतान नर होगी यदि मानव संतान नर कब होगी। यदि बच्चे का जीन रूप XY होगा तो वो नर होगा, और XX है तो जो है मादा होगी। तो हमारा 60वें का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 61 क्वेश्चन करा कि यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रसित हैं और माता विषम युग्मजी अर्थात हेट्रोजाइगस, तो बालक के हीमोफीलिया ग्रसित होने की कितनी प्रतिशत संभावना है। तो इस कंडीशन 50% संभावना है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर 61 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 62 इनमें कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है। तो इसमें सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो लिंग संलग्न लक्षण नहीं है। तो 62 का ए ऑप्शन। 63 मानव में नर बच्चे के लिए गुणसूत्रों का कौन सा सम्मिश्रण आवश्यक है। तो यहाँ पर 63 का डी ऑप्शन XY यहाँ पर आवश्यक होता है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। संसार में मानव आबादियों में XX XY लिंग निर्धारण के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का अनुपात होता है। लगभग की बात करें तो यहाँ पर बराबर होता है, 1:1 का रेशियो रहता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। 65 क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफीलिया एवं वर्णांतता प्रायः पुरुषों में पाई जाती है, परंतु इनके जीन इन्हें माता से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि ये जीन स्थित होते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन 65 में कह रहा है क्योंकि ये हमेशा X गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, अतः यह जो है माता से ही प्राप्त होंगे। तो 65 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 66 मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण होता है पिता के लिंग गुणसूत्रों से। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर 66 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 67 किस कारण वर्णांतता का विकास होता है।
किस कारण वर्णांतता का विकास होता है, तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से होता है। तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 68 क्वेश्चन कह रहा है लिंग संलग्न वंशागत को पहचानने की विधि हो सकती है। लिंग संलग्न वंशागत को पहचानने की विधि हो सकती है, पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान हो। तो 68 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 69 क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा लक्षण मानव में आनुवांशिक होता है। तो यहाँ पर जो है पुत्र, इसके बाद रंजकहीनता या जो फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है, ये मानव में आनुवांशिक रोग होता है। फिनाइलकीटोन्यूरिया की खोज जो है गैरोड ने किया था, ध्यान रहे। तो 69 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 70 क्वेश्चन कह रहा है कि किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है। कब होगा, जब यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक हो, तब इस कंडीशन में जो है नारी भी वर्णांध हो सकती है। मैं राइट आंसर 70 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 71 क्वेश्चन कर रहा है कुछ लोगों के 5, 6 या अधिक लड़कियां ही होती हैं, लड़का कोई नहीं होता, क्योंकि। तो यहाँ पर जो होता है कि संयोग बस ऐसा चीज हो सकता है कि संयोग से केवल एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु ही अंडाणुओं का संसेचन करते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर आएगा 71वें का डी। इसीलिए जो है जो लोग दोष देते हैं महिलाओं को जो है पुत्र या पुत्री होने का, तो वो दोष जो होता है महिलाओं का ना होकर, क्योंकि वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें पुरुषों के गुणसूत्र जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पुरुषों के पास ही केवल वाई गुणसूत्र होता है, स्त्रियों के पास दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र ही होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्णांध पिता और एक सामान्य माता के पुत्र का विवाह एक सामान्य पिता और वाहक माता की पुत्री से होता है, इनके बच्चे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनके बच्चे सभी सामान्य या कुछ सामान्य और कुछ वर्णांध पुत्र होंगे। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर जो 72 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 73 क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन से आनुवांशिक लक्षण के जीन मानव में एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हीमोफीलिया। हमारा राइट आंसर हीमोफीलिया होगा। 73 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। 74 क्वेश्चन कर रहा है कि आनुवांशिकी के अनुसार कौन सा रोग हीमोफीलिया जैसा है। तो यहाँ पर जो है वर्णांधता हीमोफीलिया जैसा ही रोग होता है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा जो है यहाँ पर वर्णांधता, सी ऑप्शन। 75 क्वेश्चन है लिंग संलग्न लक्षण होते हैं। तो लिंग संलग्न जो लक्षण होते हैं वो अधिकांश सुप्त होते हैं। तो 75 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 76 क्वेश्चन करके मानव में अधिकांश लिंग गुणसूत्र लक्षणों के जीन्स होते हैं। तो इसमें से सब जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा एक्स गुणसूत्र में। तो 76 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 77 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवांशिक लक्षण है। तो इसमें जो है RH फैक्टर यानी RH पॉजिटिव जो आनुवांशिक लक्षण होता है। तो 77 का जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 78 क्वेश्चन लिंग संलग्न गुण वंशागत होते हैं। अगर लिंग संलग्न गुण वंशागत होते हैं तो इसमें जो है केवल पुरुषों में और केवल नारियों यानी दोनों में हो सकता है। तो हमारा 78 का जो है यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन 78 का डी यानी दोनों में। ये यहाँ पर फिर आते से जो है अगला क्वेश्चन 79 क्वेश्चन वर्णांधता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं। तुम्हारा राइट आंसर यहाँ पर होगा स्त्रियां जो होती हैं वाहक का कार्य करती है। तो राइट आंसर 79 का बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। 80 क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफीलिया में, तो हीमोफीलिया में क्या होता है रुधिर का थक्का शीघ्र नहीं जमता है। तो हमारा राइट आंसर 80 का जो है वो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 81वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा अगर हम बात करें लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 81 का जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 82 क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफीलिया का रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है, क्योंकि वह होता है
ये हमेशा सुप्त एक्स गुण संलग्न लक्षण होते हैं, अतः हमारा राइट आंसर 82 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 83 क्वेश्चन कर कि आनुवांशिक अधिकांश जंतुओं में लिंग अभिनिर्धारण होता है। तो अधिकांश जंतुओं में लिंग अभिनिर्धारण होता है कि अगर बात करें तो इसमें निषेचन के तुरंत बाद ही उसका निर्धारण हो जाता है, अर्थात हमारा 83 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 84 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्णांध पुत्र का भाई सामान्य, पुरुष का भाई सामान्य है परंतु बहन वर्णांध है, माता पिता के दृश्य रूप के संदर्भ में कौन सी बात सही हो सकती है। तो यहाँ पर सही हो, जैसे पिता वर्णांध तथा माता वाहक होगी, तो 84 का यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आएगा 84 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। 85 क्वेश्चन कर रहा है कि एक सामान्य स्त्री जिसका पिता रंजकहीन था का विवाह एक रंजकहीन पुरुष से होता है, तो इनकी संतानों में सामान्य तथा रंजकहीन संतानों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सभी सामान्य ही होंगे, तो ये हमारा राइट आंसर 85 का ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। 86 वे जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं कहलाते हैं, तो वो कहलाते होलैंड्रिक जीन कहलाते हैं। तो उसको हम लोग होलैंड्रिक जीन के नाम से जानते हैं, जो वायु गुणसूत्र पर होते हैं, जिसमें डिजीज होता है हाइपर ट्राइकोसिस का, जो है कान में बाल जो कठोर कठोर आ जाते हैं वो चीज़ होता है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। 87 क्वेश्चन करके लिंग गुणसूत्रों की अनियमितता के अंतर्गत एक अतिरिक्त यानी XXY या XYY गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण 47 गुणसूत्रों वाली संतान होगी। तो कैसी होगी, नर जो है XXY क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या सुपरमेल यानी अतिनर कहलाएगी। तो 87 का यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 88 क्वेश्चन कर रहा है कि पुरुष की जीनी पहचान किससे होती है। पुरुष की जीनी पहचान जो होती है वो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होती है। तो 88 का हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 89 क्वेश्चन कह रहा है कि माता वर्णांता की वाहक और पिता सामान्य हो तो संतानें हो सकती है। तो इस कंडीशन 50% सामान्य, 25% वाहक, 25% वर्णांत, तथा 89 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 90 क्वेश्चन कर कि एक स्त्री जिसके एक्स गुणसूत्रों में हीमोफीलिया के 2 तथा वर्णांता का एक जीन है, एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो संतानें हो सकती हैं। तो संतानें इसमें जो आधे पुत्र हीमोफीलिया ग्रसित तथा वर्णांत आधे केवल हीमोफीलिया ग्रसित होगा, अर्थात हमारा 90 का जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 91 क्वेश्चन करा कि मानव में कभी कभी युग्मनज जो युग्मक जनन में लिंग गुणसूत्र परस्पर पृथक नहीं हो पाते, जिससे गुणसूत्र की संख्या 45, 47 या 48 हो जाती है। ऐसी स्थिति में इनमें से कौन सा जीन रूप और दृश्य रूप सही है। तो इसमें जो है 91 में जो है देखेंगे तो 22 जोड़ी प्लस XXY पुरुष वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। 91 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 92 कह रहा है कि RS तत्व का संबंध इनमें से किससे होता है। तो RS तत्व का संबंध रुधिर वर्ग से होता है, यानी मानव में रुधिर वर्ग से होता है। 93 क्वेश्चन कर कि समान और मोनोजाइगोटिक युग्मनज बनते हैं। समान और मोनोजाइगोटिक युग्मनज जो बनते हैं जब युग्मनज अर्थात जाइगोट के प्रथम विदलन से बनी संतत कोशिकाएं परस्पर पृथक हो जाती हैं। ये ट्विंस होते हैं लेकिन मोनोजाइगोटिक होते हैं, यानी अलग अलग जो है स्पर्म अलग अलग ओवम को फर्टिलाइज करता है। तो 93 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 94 क्वेश्चन कर रहा है कि रंजकहीनता होती है एक, रंजकहीनता होती है एक, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आनुवांशिक रोग होता है, यानी 94 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 95 करा कि यदि एक रंजकहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है और इनकी संतानें आधी सामान्य और वह आधी रंजकहीन होती है तो स्त्री है। तो इस कंडीशन में जो स्त्री होगी वो हेट्रोजाइगस सामान्य होगी, यानी वाहक का कार्य कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर 95 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। 96 यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होते तो इस कंडीशन में सभी संतानें रंजकहीन होंगे। 96 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। रंजकहीनता पाई जाती है मानव की, 97 क्वेश्चन कह रहा है कि रंजकहीनता पाई जाती है मानव की,
तो ये सभी प्रजातियों में उपस्थित होती है। तो 97 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, सभी प्रजातियों में। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माता पिता रंजकहीनता के एलीली जीन्स के लिए विषमयुग्मजी अर्थात हेटेरोजाइगस हो तो इनकी संतानें होंगी। तो इस कंडीशन में कुछ सामान्य व कुछ रंजकहीन होगी, अर्थात 98 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। 99 क्वेश्चन, मंगोली जड़ता यानी डाउन सिंड्रोम कैसा रोग है? तो जो मंगोली जड़ता होती है इसे हम लोग ऑटोसोमल डिजीज के नाम से जानते हैं। 99 का डी ऑप्शन राइट आंसर यानी ऑटोसोमल राइट आंसर होगा। 100 क्वेश्चन कह रहा है कि 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति जो होता है उसे हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। 100वें का जो है बी ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम राइट आंसर होगा। 101 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों में आरएच तत्व होता है? तो इसमें जो है लगभग 95% जो व्यक्ति होते हैं उसमें आरएच तत्व पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर 101 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बार बॉडीज कहाँ होता है? तो बार बॉडीज जो होता है वो स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में पाई जाती है। तो 102 का बी ऑप्शन है स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में, ये राइट आंसर होगा। 103 क्वेश्चन कह रहा है फिनाइल कीटोनूरिया नामक रोग है। फिनाइल कीटोनूरिया जो नामक रोग होता है वो पुरुष की वो ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाने से होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर 103 का ए, ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। 104 क्वेश्चन कह रहा है कि पीटीसी कागज के स्वाद की क्षमता एक आनुवांशिक लक्षण है। यदि इसका जीन कैपिटल टी प्रबल और स्मॉल टी सुप्त है तो किस जीनोटाइप के व्यक्तियों में यह क्षमता नहीं होगी? तो इस कंडीशन में जो है स्मॉल टी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, अर्थात 104 का सी ऑप्शन राइट है। 105 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, एक्स जीरो जिसको हम एक्स ओ भी कहें, एक्स जीरो गुणसूत्र ढांचे के फलस्वरूप बनता है। तो इससे जो बनता है वो बनता है टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तुम्हारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा 105 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। धन्यवाद।